जैसे ही ये सीज़न शुरू होता है, पहले ही क्लियरली बता दिया जाता है कि ये शो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। एचबीओ ने मशीटी भाई बहनों को पूरी आज़ादी दी है और इसी वजह से शुरुआत काफ़ी डार्क, गौरी और डिस्टर्बिंग है। इसकी कहानी मूवीज़ से काफ़ी पहले की है, जब डेरी एक बहुत डरावनी जगह बन चुकी थी। मैटी एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा अकेले रहता है, उसके घर का माहौल ठीक नहीं लगता। वो अक्सर बिना टिकट कैपिटल थिएटर में घुसकर मूवी देखता है। थिएटर के गार्ड कैल को ये बात पसंद नहीं, वो आज भी मैटी को फौरन भगा देता है। लेकिन हैंक और उसकी बेटी रोनी उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। मैटी डिसाइड करता है कि डेरी छोड़कर भाग जाएगा। वो एक अजीब फैमिली के साथ कार में बैठ जाता है। कार में रेडियो पर न्यूक्लियर अटैक और वॉर की बातें चल रही हैं। अचानक कार में औरत को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो एक बच्चे को जन्म देती है जो फ्लाइंग डीमन मॉन्स्टर है। वो क्रिएचर मैटी को उठाकर सीवर में ले जाता है। यहीं से क्लियर हो जाता है, इट जाग चुका है। मैटी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उसके ग्रुप में फिल था जो एलियंस और कॉन्स्पिरेसी थेरीज के पीछे रहता था। टेड थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का था और मैटी के गायब होने से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। लिली मैटी के सबसे ज़्यादा क्लोज थी और सबसे ज़्यादा फ़र्क उसी को ही पड़ा। लिली की लाइफ भी ट्रेजिक है। उसके डैड फैक्ट्री हादसे में मारे गए थे। टाउन उनकी मौत का इल्ज़ाम इनडायरेक्टली लिली पर डाल देता है, जो दिखाता है कि सोसाइटी हमेशा इजी विलन चूज करती है ताकि असली हॉरर को फेस करना ना पड़े। लोग उसे लूनी लिली बोलते हैं। मैटी ही एक लौता था जो उसके साथ जेन्युइनली अच्छा था। मैटी ने लिली को एक टर्टल चार्म दिया था। ये मैचुरिन का सिंबल है, जो स्टीफन किंग यूनिवर्स में पेनीवाइज का ऑपोजिट है, क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन। लिली अपने बाथरूम ड्रेन से मैटी की आवाज़ सुनती है, जो द म्यूजिक मैन का सॉन्ग गा रहा होता है। ड्रेन से हाथ निकलता है। जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है, फिल उस पर यकीन नहीं करता, जबकि वो खुद एलियंस पर यकीन करता है। टेड का माइंड थोड़ा ओपन है, लेकिन उसके घर का सीन भी डिस्टर्बिंग है। उसका डैड होलोकॉस्ट ट्रॉमा की कहानियाँ कैजुअली सुनाता रहता है। इन बातों का डर टेड के दिमाग में इतना गहरा हो जाता है कि वही डर एक ह्यूमन फेस लैम्प मॉन्स्टर की फॉर्म ले लेता है। दूसरी तरफ कहानी में मेजर लेरॉय आता है, जो एक ब्लैक एयरफोर्स ऑफिसर है और डेरी के एयर बेस पर उसका ट्रांसफ़र होता है। वहाँ उसे रेसिज्म फेस करना पड़ता है। बेस में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स जैसे फील देते हैं। एक रात कुछ लोग उसके रूम में घुस आते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है और B-52 प्लेन के सीक्रेट्स के बारे में पूछने लगते हैं। ये लोग जासूस लगते हैं। उधर लिली, टेड, जॉनी, फिल और उसकी छोटी बहन सूजी इन्वेस्टिगेशन के लिए कैपिटल थिएटर जाने का प्लान बनाते हैं। रॉनी प्रोजेक्टर चलाती है और द म्यूजिक मैन मूवी प्ले होती है। स्क्रीन पर मैटी दिखाई देता है, एक बेबी को पकड़े हुए। बच्चे उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन ये सब इट का इल्यूजन है। अचानक स्क्रीन से एक बड़ा सा डीमन बेबी बाहर आ जाता है और फिल, थियोडोर और सूजी को मार देता है। रॉनी प्रोजेक्शन रूम में फंस जाती है। सिर्फ लिली बच पाती है, शायद टर्टल चार्म की वजह से। इतना कुछ होने के बाद भी डेरी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा है। बस एक कर्फ्यू अनाउंस होता है, स्कूल में एक बोरिंग स्पीच होती है और लंच मेन्यू में ग्रीन्स ऐड करने का नोटिस आ जाता है। बैकग्राउंड में कैमरा एक रेडियो एक्टिव फॉल आउट पोस्टर पर रुकता है। शो क्लियरली कह रहा है ये टाउन अंदर से मर चुका है। उधर रॉनी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर अपने डैड हैंक को लेकर है। पुलिस बिना सॉलिड प्रूफ के हैंक पर शक करने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक है और थिएटर में काम करता है। डेरी को बस एक ब्लैक बली का बकरा चाहिए और यही पेनीवाइज को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इट रॉनी के सबसे गहरे ट्रॉमा पर अटैक करता है, उसकी माँ की मौत और डैड को खोने का डर। उसकी माँ पेनीवाइज के रूप में उस पर इल्ज़ाम लगाती है। रॉनी फाइट करती है, सिर्फ बचने के लिए नहीं, इमोशनली फ्री होने के लिए भी। हैंक वक्त पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। लिली पहले ही घबराई हुई है। पुलिस चीफ क्लिंट उसे ऑफिस में अकेले बुलाकर धमकाता है, हैंक पर इल्ज़ाम डालो वरना उसे जूनिपर हिल मेंटल असाइलम दोबारा भेज दिया जाएगा। लिली अगर सच बोलेगी तो लोग उसे पागल समझकर वैसे भी असाइलम भेज देंगे। इसलिए लिली प्रेशर में आकर अपना स्टेटमेंट थोड़ा बदल देती है, जिससे हैंक को अरेस्ट करने का रास्ता बन जाता है। रॉनी पूरी तरह टूट जाती है। एक स्टोर में इट लिली के सबसे बड़े डर को टारगेट करता है। जार से आवाज़ें आती हैं, फिर उसके डैड से जुड़ी भयानक चीज़ें दिखाई देती हैं। लोग इसे मेंटल ब्रेकडाउन मान लेते हैं, इसलिए उसकी माँ उसे असाइलम छोड़ाती है। इट फिर जीत जाता है। वहीं एयरबेस में रिवील होता है कि लेरॉय पर जो अटैक हुआ था वो असल में जनरल शॉ का टेस्ट था, क्योंकि लेरॉय के दिमाग का वो पार्ट डैमेज है जिससे डर लगता है। मतलब वो ऑलमोस्ट डरता ही नहीं।
आर्मी का प्लान है फियर को वेपन बनाना। डिक हैलोरैन अपने शाइन पावर से उन्हें एक बरीड जगह तक ले जाता है जहां एक पुरानी कार मिलती है स्केलेटन्स के साथ। ये पेनीवाइज के पुराने विक्टिम्स हो सकते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 1908 का। एक छोटा लड़का फ्रांसिस अपने डैड के साथ नया नया डेरी आता है। टाउन पहले ही थोड़ा क्रीपी लगता है। एक दिन मेले में फ्रांसिस एक फ्रीक शो में चला जाता है। वहाँ एक जोकर और एक आंख वाला बूढ़ा उसे बहुत डरा देते हैं। किसी तरह वो बच निकलता है। उसके डैड उसे टफ बनने को कहते हैं, लेकिन मेले से उसे एक गुलेल मिलती है जिससे वो थोड़ा खुश हो जाता है। उसी दिन फ्रांसिस की दोस्ती एक नेटिव अमेरिकन लड़की रोज से होती है। रोज गुलेल से इम्प्रेस होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जंगल में खेलते वक्त फ्रांसिस गलती से इट के एरिया में चला जाता है। इट उसे उसके सबसे बड़े डर के रूप में दिखता है, वही एक आंख वाला बूढ़ा। रोज टाइम पर पहुंचती है और गुलेल से इट पर अटैक करके फ्रांसिस की जान बचा लेती है। इसके बाद फ्रांसिस डेरी छोड़ देता है। 1960s में वही फ्रांसिस वापस आता है। अब वो जनरल फ्रांसिस शॉ बन चुका है। वो डेरी के एयरबेस और एक सीक्रेट डिग साइट का इंचार्ज है। उसका असल गोल इट को ढूंढना और उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करना है। आर्मी सोच रही है कि इट की पावर को कंट्रोल करके उसे कोल्ड वॉर में यूज किया जाए। यानी आर्मी का मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का प्लान ह्यूमन एरोगेंस का सिंबल है, जहां पावर और टेक्नोलॉजी के दम पर हर चीज पा लेने का भ्रम होता है। डिग साइट नेटिव अमेरिकन सेक्रेट लैंड पर है, बिना परमिशन के। रोज अब भी डेरी में रहती है। उसे पता है कि फ्रांसिस ही जनरल शॉ है। शॉ झूठ बोलता है कि खुदाई वाटर लाइंस के लिए हो रही है। वो रोज से इट के एरिया के बारे में इन्फो निकालने की कोशिश करता है। आर्मी के साथ एक आदमी है डिक हैलोरैन, जिसके पास साइकिक पावर है। शॉ डिक को यूज करके इट की लोकेशन ट्रेस करना चाहता है। डिक को एक हेलीकॉप्टर में ऊपर भेजा जाता है और फ्रांसिस का पुराना गुलेल यूज करने को दिया जाता है। डिक का माइंड इट के बहुत पास पहुंच जाता है, जहां इट उसे इतना डरा देता है कि डिक ऑलमोस्ट प्लेन से कूदकर जान देने वाला होता है, लेकिन लेरॉय उसकी जान बचा लेता है। पैरेलल स्टोरी में कैपिटल थिएटर मैसेकर के बाद रॉनी का डैड हैंक जेल में है, जिसे गलत तरीके से फंसा दिया गया है। लिली, जो पहले मेंटल असाइलम में रह चुकी है, रॉनी की मदद करना चाहती है। रॉनी, लिली, विल और रिच मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर वो मॉन्स्टर का प्रूफ ला सके तो हैंक को बचाया जा सकता है। ये लोग रात में कब्रिस्तान में जाकर एक रिचुअल करते हैं, लेकिन रिचुअल की ज़रूरत ही नहीं होती। इट खुद आ जाता है और घोस्ट उनका पीछा करते हैं। बच्चे डर के बावजूद फोटोज़ क्लिक करते हैं। किसी तरह सब बच जाते हैं। फोटोज़ डेवलप करने पर उन्हें घोस्ट और एक फ़ोटो में पेनीवाइज का क्लाउन दिखता है। जब बच्चे उन फोटोज़ को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन जब फोटोज़ देखी जाती हैं, भूत गायब है। सिर्फ एक ब्लरी सी क्लाउन की इमेज बची होती है। पुलिस उनकी बात नहीं मानती और बच्चों को भगा दिया जाता है। लिली सोचती है कि एक एडल्ट है जो उस पर भरोसा कर सकती है, जूनिपर हिल असाइलम की हाउस कीपिंग हेड। वो औरत लिली को एनकरेज करती है कि वो सच के पीछे जाती रहे, खोए हुए बच्चों के बारे में और पता करे। दूसरी तरफ हैंक जेल में है और उसकी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। शार्लेट, लेरॉय की वाइफ, उसकी मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। वो चीफ बावर्स को इनडायरेक्टली चैलेंज करती है और हैंक के हक की बात करती है। कुछ मुश्किलों के बाद शार्लेट को हैंक से मिलने दिया जाता है। तब हैंक सच बताता है कि मर्डर वाली रात वो घर पर नहीं था। वो एक शादीशुदा वाइट औरत के साथ था। इसलिए वो चुप रहा, क्योंकि अगर ये सच बाहर आया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के ग्रुप में बिल समझ जाता है कि मॉन्स्टर रैंडम नहीं मार रहा। वो पहले बहुत ज़्यादा डराता है, फिर शिकार करता है। इसलिए लिली एक अजीब आइडिया लाती है। डर कम करने के लिए वो अपनी माँ के पर्स से कुछ दवाइयाँ चुरा लेती है, ताकि अगर मॉन्स्टर आए तो वो लोग पैनिक न करें। स्कूल में एक क्रूअल प्रैंक होता है। पैटी और मर्ज लिली को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसे फंसाती हैं, लेकिन बाथरूम में पेनीवाइज मर्ज पर अटैक करता है। उसका डर उसके सबसे बड़े फियर में बदल जाता है और वो अपनी ही आंख को नुकसान पहुंचा लेती है। सबको लगता है कि लिली ने मर्ज को नुकसान पहुंचाया, यानी लिली को दोबारा जूनिपर हिल भेजा जा सकता है। विल पर भी पेनीवाइज अटैक करता है जब वो अपने डैड के साथ फिशिंग के लिए जाता है। पेनीवाइज उसके सामने जलते हुए लेरॉय के रूप में आता है। लेरॉय टाइम पर पहुंच जाता है और विल की जान बच जाती है। अब लेरॉय को पक्का यकीन हो जाता है कि डेयरी में कोई चीज़ बच्चों का शिकार कर रही है। लेरॉय मदद के लिए डिक हैलोरैन के पास जाता है। उधर जनरल शॉ और हैलोरैन एक ट्रैप सेट कर चुके हैं। वो नेटिव अमेरिकन लड़के टैनियल को किडनैप कर लेते हैं, जो रोज का नेफ्यू है। हैलोरैन अपनी साइकिक पावर से टैनियल के दिमाग में घुस जाता है
और उससे एक पुरानी कहानी निकलवाता है। डैनियल की यादों में पता चलता है कि मॉन्स्टर का असली नाम द गल्लू है। वो एक फॉलिंग स्टार के साथ धरती पर आया था। नेटिव लोगों ने उसे वेस्टर्न वुड्स में बंद करके रखा था। एक बहादुर लड़की ने कानी और उसके लोगों ने उस स्टार के टुकड़ों से गल्लू को दोबारा बांध दिया था और उन टुकड़ों को टर्टल शेल के साथ जमीन में गाड़ दिया था। हेलोरैन ये सब देख लेता है, लेकिन डैनियल उसे टुकड़ों की जगह नहीं दिखाता। बजाय इसके वो उसे एक जगह दिखाता है जहां मॉन्स्टर रहता है, नेबॉल्ट स्ट्रीट का वेल हाउस। ये वही एड्रेस है जो इट 2017 और इट चैप्टर 2 में पेनीवाइज का मेन अड्डा था। यहाँ दिखाना ये हिंट देता है कि इट सदियों से एक ही जगह से ऑपरेट करता आ रहा है। डेरी की ज्योग्राफी खुद ही शापित है। ये सिर्फ हॉन्टेड हाउस नहीं, इट का एंकर पॉइंट है। नेटिव अमेरिकन लेजेंड में इट को पेनीवाइज नहीं बल्कि गल्लू कहा गया। स्टीफन किंग के काफ़ी नॉवेल्स में मॉन्स्टर का अलग नाम होता है हर कल्चर में, जैसे द आउटसाइडर, डार्क टावर, इट, सब में सेम एंटिटी डिफरेंट फॉर्म्स में। ये कंफर्म करता है कि पेनीवाइज एक फॉर्म है, असली चीज़ कुछ और है। वहीं मर्ज के साथ जो हुआ उसका सच सिर्फ उसे ही पता है। शहर के लोग लिली को ब्लेम करते हैं, लेकिन मर्ज सबके सामने झूठ बोल देती है कि उसकी आंख चश्मा टूटने की वजह से खराब हुई। वो सच इसलिए नहीं बताती क्योंकि अगर बताती तो शायद उसे भी जुनिपर हिल असाइलम भेज दिया जाता। इस झूठ की वजह से लिली को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है और मर्ज और लिली की दोस्ती बच जाती है। लेकिन मर्ज अब ये भी जान चुकी है कि कोई चीज़ बच्चों का शिकार कर रही है और वो रुकने वाली नहीं। एक रात बच्चे अपने यूजुअल जगह पर मिलते हैं जहाँ इन्हें मैटी जिंदा मिलता है। वो एक पीले टेंट में रह रहा है। मैटी बताता है कि वो सीवर्स में पेनीवाइज से बच कर निकल आया और अब वो जानता है कि मॉन्स्टर एक क्लाउन है जो दिन में सीवर्स में रहता है। वो ये भी बताता है कि फिल जिंदा है और अभी भी सीवर्स में फंसा हुआ है। बच्चों को लगता है कि पुलिस या चीफ बावर्स के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से मैटी ये भी बोलता है कि उसका डैड इतना अब्यूसिव है कि वो घर जाने से ज़्यादा क्लाउन के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें, लेकिन वो फिल को वहाँ छोड़ भी नहीं सकते। लिली मदद के लिए एक बार फिर मिसेस क्रश के पास जाती है। जब लिली उसे बताती है कि फिल जिंदा हो सकता है और बच्चे सीवर्स में जाने की सोच रहे हैं, तो मिसेस क्रश उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो सीवर्स में नहीं जाएगी। लिली हाँ बोलती है, लेकिन बाद में वही बात उसे और ज़्यादा पुश कर देती है। लिली ग्रुप के सामने प्लान रखती है। वो अपनी माँ के पर्स से दोबारा दवाइयाँ चुरा लेती है ताकि सब लोग डर में पैनिक न करें। सब बच्चे दवाई खा लेते हैं और मैटी के साथ सीवर्स में चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें एक भयानक सच दिखाई देता है। पानी में टेडी, सूजी और फिल की लाशें हैं। तब इन्हें समझ आता है कि मैटी असली नहीं था। पेनीवाइज ने मैटी का रूप लिया था ताकि बच्चों को फंसा सके। पेनीवाइज सामने आता है। डर के मारे सब भागने लगते हैं। इस क्योस में लिली पीछे गिर जाती है और बाकी बच्चे उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी लिली को एक पुराना वेपन मिलता है जिससे डर कर पेनीवाइज भाग जाता है। उसी वक्त दूसरी तरफ यूएस आर्मी भी सीवर्स में घुस रही है। लेरॉय और बाकी सोल्जर्स डैनियल को साथ ले जा रहे हैं, ये सोचकर कि वो इन्हें मॉन्स्टर को बंद करने वाले पिलर्स तक ले जाएगा। आर्मी ने नेबॉट स्ट्रीट एरिया को गैस लीक का बहाना बनाकर सील कर दिया है। सीवर्स के अंदर पेनीवाइज शार्लेट का रूप लेकर लेरॉय को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। लेरॉय समझ जाता है कि ये असली शार्लेट नहीं है और उस पर गोली चला देता है। वो फॉर्म पानी में घुसकर भाग जाता है। पॉली ये सब देखकर लेरॉय पर भरोसा करने लगता है। इसी कंफ्यूजन में विल सीवर में आ जाता है। लेरॉय उसे देखकर उसे भी इल्यूजन समझ लेता है और गोली चलाने वाला होता है। पॉली देख लेता है कि विल असली है और उसके सामने आ जाता है। गोली पॉली को लगती है और वो विल की जान बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। लेरॉय अपना सबसे अच्छा दोस्त खो देता है। ऊपर शहर में हैंक को बस के जरिए जेल ले जाया जा रहा है। लोग उसे नफरत से देख रहे हैं। बस रास्ते में क्रैश हो जाती है। कई लोग मर जाते हैं और हैंक गायब हो जाता है। पुलिस मानती है कि हैंक भाग गया। हैंक असल में मिसेस कर्श की गाड़ी में छुपा होता है। पता चलता है कि मिसेस कर्श ही हैंक की एलिबाई थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। मिसेस कर्श हैंक को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन हैंक मदद के लिए शार्लेट के पास जाना चाहता है, इसलिए वो हैंक को उसके घर पहुंचा देती है। सीवर्स में डिक हैलोरैन पानी में गिर जाता है और उसका माइंड एक पुराने मेमोरी में चला जाता है जहां वो अपनी दादी और एब्यूसिव दादा को देखता है। पेनीवाइज उसके डर का फ़ायदा उठाता है। बाकी लोग ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हैलोरैन का कोई पता नहीं। वहीं लेरॉय पॉली की मौत का गिल्ट विल पर निकाल देता है। वो गुस्से में उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है।
ये मूवमेंट विल के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। शार्लेट फाइनली डिसाइड करती है कि वो विल को लेकर लेरॉय से दूर हो जाए। ये फैसला अचानक लिया हुआ नहीं लगता, ये आपस में बढ़ रही टेंशन का नतीजा है जो काफ़ी वक्त से बिल्ड हो रहा था। विल अपनी माँ के जैसे बनना चाहता है, एम्पैथेटिक और ब्रेव, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करके अपने दोस्तों की मदद करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हैलोरैन सिवर से वापस आता है, लेकिन मेंटली बिल्कुल टूट चुका है। उसका मेंटल बॉक्स खुल चुका है और अब वो डेड लोगों को देख और सुन सकता है। असल में हैलोरैन का मेंटल बॉक्स खुलना रिप्रेशन के कोलैप्स का मेटाफॉर है। जो चीज़ दबाई जाती है वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बनकर वापस आती है। जब वो लेरॉय को अपनी कंडीशन बताता है, लेरॉय बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाता है और उसे फोर्स करता है कि वो दोबारा सीवन में जाने के लिए रेडी रहे। लिली अब भी मेटियोर से बने डैगर को अपने पास रखे हुए है। ये वेपन उसे कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन साथ ही उसे एग्रेसिव और पोसेसिव भी बना रहा है। इसी बात पर उसका रॉनी के साथ बड़ा झगड़ा हो जाता है। रॉनी पहले ही अपने डैड हैंक के सिचुएशन से परेशान है और वो सीवर्स में वापस जाने के बिल्कुल खिलाफ है। ग्रुप टूट जाता है। लिली अब जब बिल्कुल अकेली हो गई है, मदद के लिए फिर से मिसेस कर्श के घर जाती है। वो ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे पुरानी फोटोज मिलती हैं। एक फोटो में इंग्रिड अपने डैड बॉब ग्रे के साथ है और बॉब बिल्कुल पेनीवाइज जैसा दिखता है। इंग्रिड सच्चाई एक्सेप्ट करती है, पेनीवाइज उसका डैड है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1935 में इंग्रिड ने जूनिपर हिल में नर्स के तौर पर काम करते हुए पेनीवाइज की मदद की थी और तब से वो उसके लिए बच्चों को चारा बना कर ला रही है। इंग्रिड का मानना है कि पेनीवाइज बुरा नहीं बल्कि टूटा हुआ है और वो लिली को उसे ठीक करने के लिए चारा बनाना चाहती है। लिली उसे पागल समझकर डैगर से अटैक करती है और भाग जाती है। इंग्रिड फिर से अपना पेरिविंकल क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनती है और अकेली पेनीवाइज के पास जाने का फैसला लेती है। इस बीच ब्लैक स्पॉट पर पार्टी चल रही है। पता चलता है कि हैंक को यहीं छुपाया गया है। विल रॉनी के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक्स चीफ बाउवर, जो अब एक रेसिस्ट मॉब का लीडर बन चुका है, वो हैंक को मारने की नीयत से ब्लैक स्पॉट की तरफ बढ़ता है। असल में किसी ने उसे बता दिया था। मॉब हथियारों के साथ ब्लैक स्पॉट को घेर लेता है। अंदर मासूम लोग और बच्चे भी मौजूद हैं। अब हमें 1908 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पेनीवाइज का क्लाउन फॉर्म असल में इंग्रिड कर्श के डैड का था, एक स्टेज क्लाउन जो अपनी वाइफ की मौत के बाद अपनी छोटी सी बेटी इंग्रिड के साथ स्ट्रगल कर रहा था। वो एक अच्छा इंसान और लविंग डैड था, लेकिन इट उसकी मदद करने के नेचर का फ़ायदा उठाता है। एक दिन वो खोया हुआ बच्चा बनकर उसे चारा बनाता है और वहीं रियल पेनीवाइज मारा जाता है। इट उसकी बॉडी अपना लेता है और तब से क्लाउन का फॉर्म उसका फेवरेट बन जाता है। इंग्रिड को कभी क्लियर प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए वो जिंदगी भर ये मानकर चलती है कि शायद उसका डैड अभी भी कहीं जिंदा है। प्रेजेंट टाइमलाइन में चीफ बावर और उसका ग्रुप ब्लैक स्पॉट क्लब पर हमला कर देते हैं। क्लब के अंदर बच्चे, हैंक और काफ़ी मासूम लोग होते हैं। अटैक में गोलियां, आग का इस्तेमाल होता है और पूरी जगह जहन्नम बन जाती है। हैलोरैन अपनी पावर से बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन सब नहीं। इस दौरान पेनीवाइज भी अपीयर होता है और केओस का फ़ायदा उठाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये ही द ऑगरी होता है, यानी एक मैसिव मैसेकर, जिसके बाद एक फिर से सो जाता है। इस अटैक का इल्ज़ाम इनडायरेक्टली हैंक पर डाल दिया जाता है। पुलिस को लगता है कि वो आग में मारा गया, जबकि असल में वो जिंदा है। पता चलता है इंग्रिड ने ही हैंक की टिप दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि केओस में उसे अपने पापा से मिलने का मौका मिले। पेनीवाइज उसकी विश पूरी करता है, लेकिन उसके सामने उसका एब्यूजिव हस्बैंड स्टैन को बेरहमी से मार डालता है। इंग्रिड फाइनली फेस करती है कि ये क्रिएचर उसका डैड नहीं, लेकिन फिर भी पेनीवाइज उसे अपनी टेरिफाइंग लाइट दिखा देता है, जो उसके दिमाग को तोड़ देता है। बाद में इंग्रिड हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर है, मेंटली टूटी हुई। वहीं मिलिट्री साइट पर लेरॉय को समझ आ जाता है कि शॉ का प्लान पेनीवाइज को बंद करना नहीं, बल्कि उसे वेपनाइज करना है। एक पिलर को बेस पर लाकर जला दिया जाता है, जिससे पेनीवाइज का पिंजरा और कमज़ोर हो जाता है। लेरॉय अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा है, इसलिए वो अकेला पड़ जाता है। हम देखते हैं पेनीवाइज विल के सामने आता है और उसे वही रोशनी दिखाता है, हिंट देते हुए कि साइकिल ख़त्म नहीं हुई बल्कि दोबारा शुरू होने वाली है। रिवील होता है डेड लाइट्स ही पेनीवाइज की असली फॉर्म है, एक कॉस्मिक एनर्जी जो हर चीज़ को बेंड कर सकती है। शॉ ने जब पिलर हटा दिया तब पेनीवाइज पूरी तरह जाग गया। अब वो सिर्फ डेरी नहीं,
उसके आसपास के इलाकों को भी अपने इविल फॉग से कवर कर लेता है। इस धुंध के अंदर पेनीवाइज अपना सबसे बड़ा मूव खेलता है। डेरी हाई स्कूल के सारे बच्चों को एक साथ हिप्नोटाइज कर देता है, पपेट शो के बहाने। विल भी उनमें से एक है। डेडलाइट सब बच्चों को ट्रांस में डालकर पेनीवाइज उन्हें डेरी के बॉर्डर के बाहर ले जाने लगता है, ताकि जब वो बच्चों को खाए तो कोई उसे परेशान न करे। इसी बीच पेनीवाइज मेजर लेरॉय को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि विल उसके पास है। लेरॉय डर फील नहीं करता, लेकिन अपने बेटे के लिए वो फाइनली टूट जाता है और पेनीवाइज वही जीतना चाहता था। दूसरी तरफ लिली, मर्ज और रॉनी जब धुंध और मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं तो पहले समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही विल का पोस्टर दिखता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगी। लिली के पास फॉलन स्टार से बना डैगर है जो पेनीवाइज को कैद कर सकता है। प्लान सिंपल है, डैगर ले जाओ, पेनीवाइज को ढूंढो और उसे रोक दो। मर्ज लीडर बनकर सामने आती है और ट्रक ड्राइव करके सबको मिशन पर ले जाती है। प्रॉब्लम ये है कि डैगर खुद ने बोल्ट हाउस वापस जाना चाहता है और लिली के माइंड को मैनिपुलेट करता है। रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बच्चे बच जाते हैं। लिली, मर्ज और रॉनी एक एक करके डैगर पकड़कर रेसिस्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पेनीवाइज के झूठ के आगे नहीं झुकेंगे। इसी वक्त पेनीवाइज मर्ज को आइसोलेट करता है और उसे उसका फ्यूचर दिखाता है, जिसे वो काफ़ी टाइम से जानता है। यहीं से एक वियर्ड कनेक्शन सामने आता है। मर्ज यानी मार्गरेट टोजर। इट यूनिवर्स के फैंस के लिए ये लिंक समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मर्ज बड़ी होकर वेंटवर्थ टोजियर से प्यार करेगी और अपने बेटे का नाम उस लड़के के नाम पर रखेगी जिसने उसकी जान बचाई थी, रिच। ये वही रिची टोजर है, लूजर्स क्लब वाला, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाकर अपनी माँ और उसके दोस्तों की तरह पेनीवाइज से लड़ेगा और उसे मार देगा। पेनीवाइज का मर्ज को अलग करके उसका पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, उसके पास रिची टोजर का मिसिंग पोस्टर होना और ये कहना कि रिची और उसके फ्रेंड्स उसे पहले ही मार चुके हैं, ये सब एक बहुत अलार्मिंग बात की तरफ पॉइंट करता है। अगर पेनीवाइज के लिए उसकी मौत ही उसका बर्थडे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम में एक सर्कल की तरह एग्जिस्ट करता है, जहाँ वो कभी ट्रूली मरता ही नहीं। लूजर्स क्लब जब उसे मारता है तो वो बस टाइम में पीछे चला जाता है, क्रीपी बेबी के फॉर्म में दोबारा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है और आखिर में मर्ज को मारकर रिची के बर्थ को ही अंडू करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी मोमेंट पर लेरॉय का सही आइडिया मर्ज को बचा लेता है। वहीं डिक हैलोरैन घोस्ट के प्रेशर में ऑलमोस्ट टूट चुका है, लेकिन लेरॉय उसे मदद के लिए कन्विंस कर लेता है। रोज भी ज्वाइन करती है और हैलोरैन को मैचरिन रूट्स की चाय पिलाई जाती है, जो उसके साइकिक वर्जन को कंट्रोल करने में मदद करती है। प्लान ये होता है कि डैगर को एंट्री यानी डेडवुड में प्लांट किया जाए, क्योंकि वही जगह अब भी पेनीवाइज के पिंजरे से कनेक्टेड है। लेरॉय और हैलोरैन बच्चों के पास पहुंचते हैं। पेनीवाइज को रोकने के लिए हैलोरैन उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है और उसे एक इल्यूजन में फ्रीज कर देता है, जहां पेनीवाइज को बॉब ग्रे के जैसे ट्रीट किया जाता है, एक कमज़ोर, शराबी, नाकाम जोकर के रूप में। इससे पेनीवाइज टेम्परेरी रुक जाता है और बच्चे डेडलाइट्स के ट्रांस से फ्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉ और आर्मी बीच में आते हैं। शॉ पेनीवाइज को कंट्रोल करने का सपना देख रहा था, लेकिन पेनीवाइज उसे फौरन मार देता है। डैनियल सेक्रीफाइस करता है और लेरॉय जख्मी हो जाता है, लेकिन मिशन रुकता नहीं। लेरॉय विल के हाथ में डैगर देता है और समझाता है कि बिना डरे हिम्मत नहीं आती। विल अपनी पूरी ताकत से डैगर को डेडवुड में घुसाने की कोशिश करता है। रॉनी और मर्ज भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब पेनीवाइज लगभग जीतने ही वाला होता है, तब रिची की आत्मा, जो ब्लैक स्पॉट में मारा गया था, वापस आता है और बच्चों की मदद करता है। उसकी मदद से डैगर फाइनली डेडवुड में प्लांट हो जाता है। पेनीवाइज दोबारा कैद हो जाता है, उसकी स्किन गिरती है और डेडलाइट्स के फॉर्म में वापस आ जाता है। वो जिंदा है, बस बंद है। सीजन के आखिर में लेरॉय और शार्लेट डेरी में रह जाते हैं गार्डियंस के रूप में। रॉनी और हैंक शहर छोड़ देते हैं। इंग्रिड जुनिपर हिल में मरीज बन चुकी है। 1988 में बेवर्ली मार्श का सेटअप दिखता है। पेनीवाइज फिर से 27 साल के साइकिल के लिए वेट कर रहा है। सीजन एंड होता है इस प्रॉमिस के साथ कि इट कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ रुकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।